हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम संविधान पर बात करेंगे अपने इस वीडियो सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, अभी फ़िलहाल प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज जो यूनिवर्सिटी है, उस विश्वविद्यालय के जो विधि के विद्यार्थी हैं, LLB द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आज से यानी आज पहला दिन ही स्टार्ट हो गया है। कल की डेट में 6 जून 2026 को LLB द्वितीय सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनका संवैधानिक विधि द्वितीय यानी संवैधानिक विधि सेकेंड का पेपर होगा। मैंने इस विषय के इस पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक संक्षेप में संपूर्ण व्याख्या करने का, इसके बारे में एक आपको कह सकते हैं कि हिंट देने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें आप सबको हम बताएंगे कि सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपका जो विषय है संवैधानिक विधि, इसका सिलेबस है मौलिक अधिकार है, इसमें फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, DPSP कहा जाता है, और साथ ही साथ आपको मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ना है, इसके विषय में भी जानना है। साथ ही साथ कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप्स होता है, ऐसा एक समूह होता है जिसके बारे में कुछ विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजंस हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, हम उस विषय को भी जानेंगे। इसके बाद अगला जो आपका सिलेबस का बिंदु है, केंद्र पॉइंट है, वो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जो स्टेट कह सकते हैं सर्विस है, स्टेट सर्विसेज और यूनियन सर्विसेज, जिसको आप अखिल भारतीय सेवा कर सकते हैं, ठीक है। और राज्यों के बीच जो सेवाएं हैं, जैसे UPSC होता है तो आप उसको स्टेट PSC बोल सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपातकाल है, आपातकाल को हम जानेंगे, इमरजेंसी है। आपातकाल में 3 आपात है, एक तो सशस्त्र विद्रोह होगा, बाह्य आक्रमण होता है, और एक संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण आपात लगाया जाता है, और एक वित्तीय समस्या हो जाती है तब आपात लगाया जाता है। तत्पश्चात संपत्ति के अधिकार को जानेंगे कि संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था, अब कहाँ है। और अंतिम जो आपका सिलेबस का अंतिम बिंदु है, अंतिम पॉइंट है, वो है संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन करना कितना कठिन है या सरल है, यह किस अनुच्छेद में है, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर के आपके 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत भाग 3 का प्रावधान किया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार को बताया गया है। तो जो आपका अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है, राज्य के अंतर्गत कौन आएगा, कौन शामिल है राज्य की परिभाषा में। तो उसमें आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन स्थापित या उनके द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा विनियमित किए जाने वाले और भी जो संस्थाएं होते हैं वो राज्य की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ हम राज्य की परिभाषा जानेंगे अनुच्छेद 12 में। उसके बाद 13 में दिया हुआ है न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय करता है, जैसे संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है, कोई अधिनियम बनाया जाता है, कोई नियम या कानून पारित किया जाता है,
तो उसका एक बार न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किया जाता है कि क्या यह कानून या यह अधिनियम नियम जो बनाया गया है कहीं ये भारतीय संविधान के भाग 3 को लघुता यानी कि छोटा तो नहीं करता है, उसे छीन तो नहीं रहा है, छेड़ तो नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन तो नहीं करता है, या भाग 3 से असंगत तो नहीं है। यदि असंगत है तो जो नियम विनियम अधिनियम या कानून बनाया गया है या तो वो पूर्णतः शून्य हो जाएगा या उसका उतना भाग कह सकते हैं कि शून्य हो जाएगा या उस पर आच्छादन लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा, जितने भाग 3 से असंगत है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जैसे जब आप अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 13 में कुछ सिद्धांत के बारे में भी बात किया गया है। अनुच्छेद 13 में एक आपका है आच्छादन का सिद्धांत। तो आच्छादन का सिद्धांत का यही मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी कानून जो संविधान के निर्माण से पहले बनी हुई थी और अगर सन 1950 में संविधान का निर्माण हुआ तो निर्माण होने के बाद अगर पहले से बनी हुई जो विधि थी यदि वह संविधान के प्रावधानों से असंगत होती है तो वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या उस पर आच्छादन लग जाएगा। और एक सिद्धांत और है जिसको कहा जाता है अधित्यजन का सिद्धांत। अधित्यजन का सिद्धांत मतलब अधिकार को त्यागने वाले, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर बोलते हैं जिसमें। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात बताया गया है कि जो अधित्यजन का सिद्धांत है, अधित्यजन मतलब अधिकार को त्यागना। किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार को त्यागने का अधिकार नहीं होता है, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो अधिकार मानव समाज को दिया गया है, नागरिकों को दिया गया है, वह केवल उस व्यक्ति का या किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, बल्कि वह लोक अधिकार है, पब्लिक राइट्स है, वो लोगों के अधिकार के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने अधिकार का अगर त्याग करना चाहता है तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तो ये अधित्यजन का सिद्धांत है। तो ये आपके अनुच्छेद 13 में है। फिर जैसे ही आप अनुच्छेद 14 में आते हैं उसमें समता का अधिकार है, समानता के बारे में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को विधि के समक्ष एक समान समझा जाएगा और सबको समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ये अनुच्छेद 12 हुआ, फिर 13 हुआ और उसके बाद फिर 14 हो गया। तो ये जो 12 है इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन है जिसे आप लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, इसी के अंतर्गत हमने 2 सिद्धांतों को बताया। ठीक है, जिसमें एक आच्छादन का सिद्धांत है जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और एक अधित्यजन का सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। अब आप आर्टिकल 14 में देखेंगे तो यहाँ पे समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, और इसी को समता का भी अधिकार कहा गया है। जैसे विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये बात बताया गया है आपके अनुच्छेद 14 में। तो जो विधियों का समान संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और जो विधियों के समक्ष समता का अधिकार है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग जानेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति यहाँ पे नागरिकों की बात होती है, नागरिकों की बात की जा रही है कि जो भारतीय नागरिक हैं, नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, इसके आधार पर और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ खंड भी है जिसमें आपका 15 का खंड 3 है। तो 15 के खंड 3 में जो है बालकों और महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस किया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए जो है यहाँ पे विशेष प्रावधान दिया गया है। अगर आवश्यकता समझ में आती है तो उनके साथ कुछ स्पेशल प्रोविजंस किया जा सकता है। वहाँ यह नहीं समझा जाएगा कि किसी दूसरे के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 15 के बाद हम लोग 16 को देखेंगे
अनुच्छेद 16 जो है, 16 में सेवाओं में अवसर की समता की बात किया गया है। जैसे नौकरियां होती हैं, नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इसमें जो भी वैकेंसीज आती है, जो भी भर्ती होती है, सबके साथ मतलब एक समानता का व्यवहार किया जाएगा। और जो भी सुविधाएं दी जाएंगी, जो भी व्यवस्थाएं होंगी, वो सबके लिए एक समान होता है। जैसे अगर सिपाही के लिए, या एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी इसमें आपका सेवा का अवसर है, इसमें जो सेवाएं होती हैं तो वो एक समान होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो भी व्यवस्था होगी, जैसे मान लीजिए पदोन्नति का मामला है या आरक्षण का मैटर है, तो वह जिनके लिए किसी कह सकते हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लिए अगर उसका प्रावधान किया गया है, तो उस समुदाय के अंतर्गत भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्राइटेरिया बन गया, कोई कैटेगरी बन गई, तो जो कैटेगरी बनी हुई है, जिन्हें आरक्षण दिया गया है, जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनके अंतर्गत जो है भेदभाव नहीं किए जाने की बात की गई है। यहाँ पर अवसर की समता की बात की गई है 16 में। 17 में आएंगे, 17 देखेंगे जिसमें छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत की बात किया गया है। 18 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में आते हैं, 19 जो है ये बड़ा अनुच्छेद है, इसमें विस्तार से, बृहद से बहुत सी बातें बताई गई हैं। ये अनुच्छेद 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता है, इसमें मीडिया की स्वतंत्रता है, इसमें कहीं भी विचरण करने का और अपना व्यवसाय करने का, ठीक है, इस प्रकार के इसमें ढेर सारे स्वतंत्रताओं की बात की गई है, अधिकार की बात बताई गई है आपके अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता देने के साथ साथ कुछ निर्बंधन भी लगाया गया है। निर्बंधन यह होगा कि अगर किसी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, अपने विचार को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, तो उसका भी एक उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, एक निर्बंधन लगाया, रिस्ट्रिक्शन है कि वह हमारे देश के सम्मान या हमारे देश के कह सकते हैं कि गरिमा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश विरोधी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ एकता और अखंडता को नुकसान न किया जाए। इस प्रकार से इसमें निर्बंधन भी लगाया गया है अनुच्छेद 19 में, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। उसके बाद आप आएंगे अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में देखेंगे तो कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। उस संरक्षण में पहला संरक्षण तो ये है, जैसे संविधान से पहले जो विधियां बनी हुई हैं, तो वो विधियां अगर पहले थीं, बाद में उसमें और भी कुछ अगर ऐड कर दिया जाता है, तो जो पहले की विधि थी, अगर उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है या उसके अंतर्गत उसका विचारण हो रहा है, तो उसी के अंतर्गत उसे दंडित भी किया जाएगा। और इसी में बताया गया है, आपके अनुच्छेद 20 में ही बताया गया है, 20 के खंड 2 में, कि किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एक ही मामला है, एक ही मैटर है, जिस मैटर में, जिस मामले में, जिस अपराध में या जिस कृत्य में उसे दोषी पाया गया है और उसको उसका सज़ा दिया जा चुका है, अब उस सज़ा को भुगतने के बाद पुनः उसको उसी सज़ा के लिए, मतलब उसी कृत्य के लिए या उसी अपराध के लिए सज़ा नहीं दिया जाएगा। ये आपके 20 की खंड 2 में बताया गया है, ठीक है। और इसी के साथ आप देखेंगे तो 20 का खंड 3 भी है। 20 के खंड 3 में बताया गया कि जो संविधान के बाद की विधियां हैं उनका क्या प्रभाव होगा। उनका वही प्रभाव होगा कि जो उसमें प्रावधान बताए गए हैं वह हमारे संविधान के प्रावधानों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उससे असंगत या इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। अब मौलिक अधिकार का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कह सकते हैं कि बृहद अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आप देखेंगे कि इसमें शिक्षा का अधिकार और प्राण का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, स्पीडी ट्रायल यानी तीव्र विचारण का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, ठीक है, इन सारी बातों का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है।
अनुच्छेद 21 से जुड़े आपको कुछ केसेस भी मिल जाएंगे, जैसे AK गोपालन है, आपके मेनका गांधी हो गए, उन्नी कृष्णन हो गए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, केशवानंद भारती भी आ जाएंगे, और AK कृपक हैं, AK गोपालन हैं, ठीक है। इस प्रकार से अनुच्छेद 21 से रिलेटेड MC मेहता भी आ जाएंगे इसमें, MC मेहता। इन केसेस को आप अगर चाहें तो अपने उत्तर में अनुच्छेद 21 का जब जिक्र करते हैं तो बता सकते हैं, ठीक। अब अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को आप जो है जब गिरफ्तार करते हैं तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, उसको जो है उसके मनपसंद का या उसके संपर्क के विधि व्यवसायी से संपर्क करने का अवसर देंगे। अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को तो उसके घर वालों को या उसके जो भी चिंतक हैं या उसके जो भी सगे संबंधी हैं उनको सूचना गिरफ्तारी का दिया जाएगा। तो ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 22 करता है। अब आप आ जाएंगे 23-24 में। तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। किसी महिलाओं या बच्चों या किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता है। किसी से उसकी क्षमता से बाहर जाकर के कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। और अगर किसी से काम करा रहे हैं तो उस काम का उसको मेहनताना दिया जाएगा, उसका पारिश्रमिक भी उसको दिया जाएगा। ये बात प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 23 में। साथ ही साथ इसी अनुच्छेद में यानी कि अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनको किसी ऐसे जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो ऐसा कार्य है उसकी क्षमता से या उसके शारीरिक क्षमता से या उसके जीवन को संकट में डालने वाला हो या उसके विकास को हानि पहुंचाने वाला हो, उसकी वृद्धि को रोकने वाला हो। तो ऐसे कार्य में जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको नहीं लगाया जाएगा। और इन्हीं दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि जो कम आयु के बालक होते हैं जिनसे भीख मंगाने का कार्य, भीख मंगवाने का कार्य होता है, और जैसे देह व्यापार या खरीद फरोख्त का काम होता है, या कह सकते हैं कि उनसे जबरन कोई ऐसा कार्य कराया जा रहा है जो वो नहीं करना चाहते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध है, तो इस ऐसे कार्यों पर, ऐसे व्यापार पे, ऐसे व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया है, रोक लगाया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे 25 से 28 तक। तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता में ये बात बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने मनपसंद के धर्म को, अपने मनपसंद की उपासना कर सकता है, धर्म को अपना सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। धर्म के अधिकार के बाद जब हम आते हैं 29-30, अनुच्छेद 29-30, तो अनुच्छेद 29-30 में आप देखेंगे यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी शिक्षा को रक्षा करने का अधिकार है और उसको बढ़ाने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था, कोई इकाई अपने धर्म का, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी दूसरे के धर्म का या शिक्षा का या उसके संस्कृति का बुराई नहीं करेगा और उसको नीचा नहीं दिखाएगा। ये बात हो गया। अब जो एक धारा है आपका धारा 31, धारा 31 में पहले संपत्ति का अधिकार जो था वह मूल अधिकार में आया करता था। अब इसको निकाल, मूल अधिकार में आता था आपका संपत्ति का अधिकार। अब इस संपत्ति के अधिकार को यहाँ से सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसमें संशोधन करके इसको अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है और अब यह मूल अधिकार न होकर के यह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार हो गया है। ठीक है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है और इसी के अंतर्गत 5 याचिकाओं की बात की गई है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है और अधिकार परीक्षा होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की याचिकाएं होती हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो बंदी है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद आपका हो गया परमादेश। परमादेश मतलब किसी कार्य को करने के लिए जो हायर अथॉरिटी होती है उनका आदेश होता है कि आप ये कार्य करिए, अपने कार्य का निर्वाह करिए। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि किसी मैटर को, किसी मामले को अगर जो निचली अदालतें हैं या निचली अदालत न्यायालय हैं, अगर उनको उस पर विचारण करने की अधिकारिता नहीं है या अधिकारिता में अनियमितता बरतते हैं तो उन्हें वह अपने यहाँ मंगा लेते हैं, उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। प्रतिषेध का मतलब कि किसी कार्य पर रोक लगा देना, रोकना, उस पर प्रोहिबिट कर देना, तो ये प्रतिषेध याचिका हो जाएगा। और अधिकार परीक्षा किसी के अधिकार को पूछना, यानी कि आप किस अधिकार से, किस हैसियत से कोई कार्य कर रहे हैं या किसी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके पास क्या अधिकार है, क्या आपकी हैसियत है, किस पावर से, किस पावर के दम बल पर आप जो है ऐसे शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 32 में आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें बताया गया है। और इसी के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हो गया। अब 33, 34, 35 जिसमें कि सेना या पुलिस बल, पुलिस फोर्स के बारे में प्रावधान किया गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इस वजह से, इसलिए उसके बारे में चर्चा न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना सेकेंड पॉइंट, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह आपके संविधान के भाग 4 में प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इस बारे में, मतलब इसके बारे में प्रावधान करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। देखिए, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह बहुत कुछ मौलिक अधिकार के जैसा होते हुए भी यह राज्यों के नैतिक कर्तव्य की बात करता है, नैतिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। यह राज्यों का नैतिक कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य में, अपने राज्य के नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे और खेलकूद मनोरंजन का व्यवस्था करे, रोजगार का व्यवस्था करे, उन्हें भोजन की व्यवस्था करे और जो भी ज़रूरतें होती हैं, नाली, सड़क, पानी, चिकित्सा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, और भी जो लोगों के चहुमुखी विकास के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पूरा प्रयास करेगा, पूरा कर्तव्य का पालन करेगा, यह स्टेट गवर्नमेंट की या राज्य सरकार का दायित्व होता है। तो जिसमें 36 है, 36 में राज्य के बारे में ही बता दिया है कि और राज्य, यहाँ पर राज्य वही समझा जाएगा जो राज्य भाग 3 में यानी कि अनुच्छेद 12 में समझा जाता है। फिर आपका 37 जो है, अनुच्छेद 37 बताता है कि जितनी भी बातें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताई गई हैं, इनके विरुद्ध या इनके पालन के लिए आप न्यायालय में मुकदमा या वाद नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इसका अनुच्छेद 37 है, 37 बताता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, जो उपबंध हैं, वो न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। 38 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। इसमें समाजवाद की बात की गई है, इसमें बताया गया है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 जो है ये आपको बोलता है कि एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो जर्मी बेंथम थे, उन्होंने भी कल्याणकारी राज्य की बात की हुई है अपने उपयोगितावाद सिद्धांत में, ठीक है। जब आप विधि शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो 38 के बाद आप आते हैं 39 क। तो 39 क में समान और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। 44 में आएंगे, 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है, ठीक है। समान सिविल संहिता का मतलब कि एक समान विधि होनी चाहिए, ऐसी विधि हो जो सभी के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए एक जैसा होना चाहिए, एकदम एक समान सिविल कोड 44 की बात करता है। उसके बाद आप आएंगे
45 में, 46 में, इन सभी अनुच्छेदों को आप बारी बारी से देखेंगे कि किसमें कौन सी बात का प्रावधान किया गया है। और 48, 49, 50 में जो आपका कार्यपालिका विधायिका है, इन दोनों में पृथक्करण की बात की गई है। और 51 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों संबंधों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक पूरा होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद आप आएंगे मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में ये जोड़ा गया। ठीक है, मूल कर्तव्य यह संविधान के भाग 4A यानी 4 में है। मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको जोड़ा गया। और मूल रूप से इसमें 10 कर्तव्यों को बताया गया था जो नागरिकों का कर्तव्य है। तो नागरिकों का कर्तव्य इसमें 10 मूल रूप से बताया गया था। सन 2000 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, सन 2000 में एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा के लिए बताया गया है कि हर माता पिता और प्रतिपाल्य यानी जो उसके संरक्षक होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये आपकी मूल कर्तव्य की बात है जिसमें नागरिकों के कर्तव्य की बात बताई गई है। और यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात है जिसमें राज्यों के कर्तव्य की बात बताई गई है। अर्थात ये दोनों ही नैतिकता पर आधारित है, मोरालिटी पर बेस्ड है। अब ये मूल कर्तव्य में जैसे हर नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने देश का सम्मान करे, देश के झंडा का सम्मान करे, देश के जो प्रतीक है, जो यहाँ के प्रतीक चिन्ह हैं उनका सम्मान करे, देश का मान सम्मान बढ़ाए, गौरव बढ़ाए। ठीक है, हमारे देश की जो संपत्ति है, जो यहाँ के कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी बड़ी संस्था है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़े भवन हैं जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और अन्य भी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसका वह क्या करे, रक्षा करे, उसको तोड़ फोड़ न करे, उसका संभव हो तो देखरेख भी करे, अदरवाइज उसकी संरक्षा करे, रक्षा करे, उसको नुकसान न पहुंचाए। विज्ञान को बढ़ावा दे, आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे, विज्ञान को बढ़ावा दे। ठीक है, और यहाँ हमारे देश की जो प्राकृतिक कह सकते हैं दशाएं हैं, प्राकृतिक संपत्ति है, जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, या जीव जंतु हो गए, तमाम प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उनकी रक्षा करे, उनकी हत्या न करे, उन्हें मारे न, उन्हें सुरक्षित रखे, उनका संवर्धन करे, उन्हें हानि न पहुंचाए, जिससे हमारे देश की जो एक अपनी परंपरा है, जो यहाँ का एक कल्चर है, जो संस्कृति है, वो बरकरार रहे। साथ ही साथ हर नागरिक का यह कर्तव्य भी होता है कि वह ज़रूरत पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पर जब भी उनको बुलाया जाता है, उन्हें आहूत किया जाता है अपने देश की रक्षा के लिए, तो वो अपने देश की रक्षा के लिए शामिल हों, उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने देश की रक्षा करें। और अंतिम जो कर्तव्य है, 11वां कर्तव्य, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में जोड़ा गया, वह कर्तव्य है कि हर माता पिता और प्रतिपाल्य का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और यह जो 86वां संशोधन है, यह न सिर्फ मूल कर्तव्य में जोड़ा गया, बल्कि ये मूल अधिकार में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 क, जिसमें ये बताया गया कि 14 वर्ष तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। उन्हें राज्य सरकारों या सरकारों को, या जो यहाँ की गवर्नमेंट होती है, उनका यह दायित्व होता है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार प्रदान करें, उन्हें ग्रहण करने का राइट है। ये आपका 3 विषय हो गया, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। अब हम आएंगे कुछ स्पेशल वर्ग से संबंधित बात करेंगे। स्पेशल वर्ग हैं, इनसे जो विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस भी किया गया है,
जैसे SC/ST हो गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग हो गए, अल्पसंख्यक वर्ग हो गए, इनके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि राष्ट्रपति ऐसे वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करे। इसके लिए कुछ कह सकते हैं कि आयोग का गठन किया गया है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग गठित किया गया, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आयोग का गठन किया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ साथ पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी आयोग का गठन किया गया है। तो इन आयोगों का कार्य है कि इनको मुख्य धारा में लाएं, इनका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सेवाओं में भी इनकी समानता हो, मतलब हर जगह इन्हें क्या करना है, मूव ऑन करना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनका इम्प्रूव करना है। तो ये हो गया कुछ वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक के अंतर्गत बताया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो जैसे UPSC हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा आयोग बोल सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक के अंतर्गत सारी बातें बताई गई हैं। 312 से जो है अनुच्छेद 312 से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है। और जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वह अपने यहाँ आयोग की स्थापना करते हैं। आयोग जो होते हैं अनुच्छेद 315 में के गठन की बात की गई है। एक राज्य में एक आयोग भी गठित किया जा सकता है या कई राज्यों का एक आयोग हो सकता है, उसे आप कह सकते हैं संयुक्त रूप से आयोग कई राज्यों के लिए बनाया जा सकता है। और केंद्र के लिए भी एक आयोग होता है, उसका गठन किया जाएगा। तो जो केंद्र सरकार का आयोग होगा वह केंद्र से संबंधित जो सेवा होती है उसको भर्ती करना, उनका पदोन्नति करना, उनकी जो सेवा शर्तें हैं, उनका जो वेतन भत्ता है, इसे सारे व्यवस्था जो है आयोग करता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक अनुच्छेद है 311 में प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को बताया गया है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहा जाता है, यानी कि प्रसाद पर्यंत। तो प्रसाद पर्यंत मतलब होता है कि राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर है कि वह किसको कब किस पद पर नियुक्त कर सकते हैं, और जब उन्हें लगता है कि नहीं इन्हें इस पद से हटाया जाना चाहिए, इनको इस पद से हटा दिया जाना चाहिए, तो वो अपने इच्छा से हटा सकते हैं। अदरवाइज ये जो सेवाओं के अधीन इस सेवा में आने वाले प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपने पद पर 65 साल या 62 साल जो भी आयु तय की गई है वहाँ तक अपने पद पर बने रहेंगे। हाँ, उसके बीच में अगर उनके किसी भी प्रकार का पाया जाता है कि नहीं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं या उसमें अनियमितता बरत रहे हैं या किसी प्रकार का और भी अपने नियमों का या नैतिकताओं का उल्लंघन करते हैं, तो उनको उनके पद से त्याग पत्र देने के लिए कहा जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। और यदि वो स्वयं से स्वेच्छा से भी त्याग पत्र देना चाहते हैं तो संबंधित अधिकारी को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकते हैं। ये बातें आपके अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक के अंतर्गत बताया गया है। और इनको कंट्रोल और कमांड करने के लिए आपके अनुच्छेद 323 क और 323 ख में अधिकरण की स्थापना की गई, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 323 क ख में अधिकरण बनाया गया है। अधिकरण ऐसे अधिकारियों के मामलों पर सुनवाई करेगा, उस पर जांच करेगा, उस पर विचारण करेगा और उनके साथ जो भी विभागीय या अनुशासनात्मक कार्यवाही होता है वो कार्यवाही अधिकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपके आपातकाल में। आपातकाल को हम देखते हैं। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी है। इमरजेंसी में 3 अनुच्छेद बताए गए मुख्य रूप से। 352 है। 352 में सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण होने के कारण देश में या देश के किसी कह सकते हैं क्षेत्र में, किसी हिस्से में आपात की घोषणा की जाती है, तो उसे हम अनुच्छेद
352 के अंतर्गत जानते हैं, 352 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है। यह राष्ट्रपति को अधिकार होता है, राष्ट्रपति को यह शक्ति इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है कि यदि बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, तब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वो क्या कर देगा, वहाँ पर आपात स्थिति की घोषणा कर देगा। 356 में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति, चाहे वो किसी राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वहाँ की जो विधानमंडल है या वहाँ की जो संवैधानिक तंत्र है उसको क्या करता है, टोटली निरस्त कर देता है और पूरा शक्ति जो है केंद्र के हाथ में आ जाता है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि आपात उपबंध लगाया गया है, ठीक है, वो आपात उपबंध हो जाता है, उसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अब हम आगे आएंगे, आपका 360 है जिसमें वित्तीय आपात की बात की गई है। वित्तीय आपात में जब कभी माननीय राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि यहाँ पर वित्तीय कमी हो गई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, या कह सकते हैं कि कम हो गया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है और आपात स्थिति, वित्तीय स्थिति मतलब वित्तीय आपात स्थिति लगाई जानी चाहिए। तब राष्ट्रपति यह घोषणा कर देता है कि हमारे देश में वित्तीय आपात लगाया जाना चाहिए। वित्तीय आपात में अधिकारी जो होते हैं, जो सेवक होते हैं, यानी कि सरकारी सेवाओं में लगे हुए होते हैं, उनकी सैलरी या उनके वेतन से यदि हमारी सरकार या राष्ट्रपति को ऐसा समाधान होता है, ऐसा उचित प्रतीत होता है कि उसमें से कुछ कटौती करके अपने यहाँ की जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए, तो ऐसा नियम लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में इसका उपबंध किया गया है। तो 368 जो है यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, संसद को यह पावर होता है कि वह संविधान के किसी प्रावधान में या किसी भाग में संशोधन कर सकता है, अगर आवश्यक समझ में आता है, ऐसा समीचीन प्रतीत होता है कि नहीं ऐसा किया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि अगर साधारण संशोधन करना है तो उसमें दोनों सदनों की कुल जो सदस्य संख्या है उसकी बहुमत के द्वारा, और किसी भी सदन में उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्यों के कह सकते हैं कि सिग्नेचर से या उनकी सहमत से संशोधन किया जा सकता है। और एक स्पेशल का वो है संशोधन है, यदि उसमें संशोधन करना होता है, जैसे राष्ट्रपति के प्रावधानों में जैसे 54-55 है, या राज्य और संघ और राज्य की न्यायपालिका का कोई प्रावधान है उसमें संशोधन करना है, या संघ और राज्य की कार्यपालिका है उसमें संशोधन करना है, इस तरह के जो प्रावधान हैं, यह मानकर चलते हैं कि अनुच्छेद 368 में बताए हुए प्रावधान में ही संशोधन करना है, तब हम जो राज्य होते हैं, राज्य के विधानमंडल जो होते हैं, राज्य के विधानमंडल का भी उसमें सहभागिता होती है और उनका भी उसमें सहमति होता है, तब उनको लेकर के जो है इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। देखिए, हमारा भारतीय संविधान जो है, हमारे भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में आइवर जेनिंग्स ने बताया कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसके संशोधन में बड़ी जटिलताएं हैं, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 1950 से जब से हमारा संविधान का निर्माण हुआ तब से लेकर के आज तक लगभग 106 संशोधन हो चुके हैं। 106 संशोधन हो चुका है, तो ये कहना बहुत उचित नहीं होगा कि हमारा संविधान में संशोधन काफ़ी कठोर है या बहुत ही रिजिड प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना सरल भी नहीं है कि जब चाहें जैसे चाहें उसमें संशोधन कर दिया जाए। उसका भी एक प्रावधान है, और प्रावधान यही है कि अगर साधारण संशोधन करना है तो साधारण संशोधनों में दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत होना चाहिए, और किसी सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य होने चाहिए, तो साधारण संशोधन हो जाएगा। और अगर विशिष्ट संशोधन करना है या स्पेशल अमेंडमेंट होना है तो उसमें राज्यों के विधानमंडलों की भी उपस्थिति और उनका भी जो है सहयोग होता है।
जैसे राष्ट्रपति का प्रावधान हो गया, राज्य और संघ के कार्यपालिका में, न्यायपालिका में या अनुच्छेद 368 में ही किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो इनके साथ किया जा सकता है। ये संशोधन से संबंधित बातें हो गई। और बाकी आपको हमने बताया, ये आपके ढेर सारी जितनी भी आवश्यक बातें थी इसे आप देखिए, और अगर इस लेक्चर को आप पूरा एक बार सुनते हैं तो आपको निश्चित रूप से हिंट मिलेगा, और आप स्वयं अगर एक बार थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे पाएंगे। थैंक यू सो मच।